पास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट की चौथी इकाई वैचारिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड जो क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में पूछे गए थे उसका एनालिसिस करेंगे। अब तक हम लोगों ने भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य के इतिहास और साहित्य शास्त्र 3 यूनिट के सवालों को हल किया है, डिस्कस किया है। आज हम उस कड़ी में चौथी यूनिट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चौथी यूनिट का जो वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें विचारधारा से जुड़े हुए जितने सवाल हैं, जितने तरह की विचारधाराओं से रिलेटेड जो सवाल, जो टॉपिक आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगाए गए हैं, उस विचारधारा से जुड़े कितने सवाल आए हैं पिछले दिसंबर वाले एग्जाम में, उसका हम डिस्कस करेंगे। तो जो चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट से कितने सवाल पूछे गए हैं, टोटल चौथी यूनिट से 5 सवाल पूछे गए हैं। वो 5 सवाल क्या हैं, आज हम लोग एक एक करके उस पर डिस्कशन करेंगे। और यह जो आंसर है, यह आंसर यूजीसी द्वारा जारी आंसर की है, जो टेंटेटिव आंसर की, अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो उसके मिलान के करके और जो हमारा अपना विश्लेषण है, जो हमको लगता है क्या सही आंसर है, उस दोनों को जो है वो करके आपके सामने रखा जा रहा है। जब तक फाइनल आंसर की आएगी तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। फिलहाल तो अभी जो क्वेश्चन का आंसर हो सकता है और हमारे हिसाब से जो लॉजिक है और हमारे हिसाब से जो सही है, उसका हम लोग जो है विश्लेषण कर रहे हैं। आइए वैचारिक पृष्ठभूमि से जो सवाल बने हैं इस बार के, वो कौन कौन से बने उसको देखते हैं। यह है हमारी चौथी इकाई है वैचारिक पृष्ठभूमि की। इसमें एक सवाल पूछा गया है कि कला और नैतिकता के अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्नलिखित में से किनके विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। आप क्वेश्चन के नेचर, मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन के नेचर को समझना है, पकड़ना है। क्वेश्चन अगर आप पकड़ लिए तो आंसर लगाने में आपको सहूलियत हो जाएगी। क्वेश्चन पूछे कला और नैतिकता, कला कला के लिए है या कला के दूसरे प्रसंग भी हैं, कला का कोई दूसरा संबंध भी है, दूसरा औचित्य भी है, दूसरा निहितार्थ भी है, दूसरा महत्व भी है। क्या कला सिर्फ मनोरंजन के लिए होना चाहिए, कला का उद्देश्य सिर्फ कला हो, मनोरंजन हो, या फिर उसके कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नैतिक निहितार्थ भी हैं। ये सवाल जो है यहाँ पर पूछा गया है। और के अभिन्न संबंध, कला के और नैतिकता का जो अभिन्न संबंध है, उसके संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर, यानी कि गांधी की विचारधारा पर इसके कला और नैतिकता के संबंध को लेकर के किनके विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि गांधी के विचारधारा पर जो गांधी के कला संबंधी विचार हैं, जो नैतिकता संबंधी विचार हैं, तो नैतिकता, चूंकि गांधी अपने आप में एक नैतिकता के उद्भावक रहे हैं, प्रस्थापक रहे हैं, तो उन्होंने हैंड, हार्ट एंड माइंड की प्योरिटी पर बल दिया है, कौशल पर बल दिया है, और तीनों की कॉम्बिनेशन के, तीनों के उत्थान, तीनों की सुचिता पर बल दिया है। एक तरफ उन्होंने स्किल पर बल दिया, तो दूसरी तरफ मस्तिष्क की जो है सुचिता पर बल दिया है, तीसरा उन्होंने हार्ट की भी सुचिता पर बल दिया है, आध्यात्मिक नैतिकता की भी बात की है। सत्य और अहिंसा उनके नैतिक आदर्श हैं। तो इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? हेगल सबसे पहले करते हैं। हेगल क्या, द्वंद्वात्मक उनका सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी, मार्क्सवादी, द्वंद्ववादी भौतिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं हेगल, ये नहीं होंगे। कांट भी नहीं होंगे। लॉन्जाइनस, आई रिचर्ड्स, क्रोचे, तो ये भी, इनका भी सिद्धांत जो है कला और नैतिकता पे नहीं है। जो बच जा रहा है वो रस्किन और टॉलस्टॉय। रस्किन और टॉलस्टॉय दो विचारकों ने कला को कला नहीं, बल्कि कला का जो आवश्यकता है, उसका एक दायित्व है, वो नैतिक आदर्श को स्थापित करना उसका अनिवार्य अंग मानते हैं। इसलिए चूंकि नैतिक आदर्श, नैतिक जीवन, नैतिक शिक्षा गांधी की भी
एक सीख है, एक जो है प्रभाव है। इसलिए गांधीवादी विचारधारा पर रस्किन और टॉलस्टॉय की शिक्षाओं का और सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई देता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला, उत्तर आधुनिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो क्या करना है, ये सत्य असत्य वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा कि जो पूछ रहा है उसी को करना है, बाकी एलिमिनेट कर देना है। तो शुरू करते हैं। उत्तर आधुनिकता तार्किकता पर भी प्रश्न लगाती है, प्रश्न लगाती है। उत्तर आधुनिक पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थ्योरी है वो तर्क को मानती है कि कंस्ट्रक्टेड है, उस पर भी सवाल खड़ा करती है कि सबके अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपने, और लॉजिक को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, गढ़ा जाता है। इसलिए पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थिंकर हैं, फूको हो गए, डेरिडा हो गए, उन लोगों ने जो तार्किकता है उस तार्किकता पर भी प्रश्न लगाया है। और तो ये सत्य खोजना है तो सत्य एक मिल गया है हमें। दूसरा, उत्तर आधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता के प्रश्न का केंद्रीय स्थान है। उत्तर पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने भाषा के सवाल को बहुत अच्छे से, भाषा का सत्ता के साथ, लैंग्वेज का पावर के साथ क्या रिलेशन है, लैंग्वेज कैसे गढ़ी जाती है, सत्ता की लैंग्वेज क्या होती है, हाशिए की लैंग्वेज क्या होती है, प्रभु वर्ग की लैंग्वेज क्या होती है, दास वर्ग की लैंग्वेज क्या होती है, महिलाओं की लैंग्वेज क्या होती है, जो पावर नेक्सस में, पावर डायनेमिक्स में कौन किस पायदान पे खड़ा हुआ है, उसकी भाषा की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के सवाल हमेशा पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट करते हैं, चिंता करते हैं उसकी। तो वो केंद्रीय प्रश्न है, ये भी एक सत्य की पकड़ में आ गई है। तो जो है 2 सही है, और जो सत्य असत्य है उसको एलिमिनेट करना है हमें। तो सत्य की खोज मिल रहा है, जो सत्य नहीं है उसको एलिमिनेट कर देना है। अब उत्तर आधुनिकता मनुष्य के केंद्रीय स्थान को स्वीकारती है, मनुष्य के केंद्रीय स्थान को नहीं स्वीकार करती है, बल्कि बहुलतावाद को स्वीकार करती है। मनुष्य के अन्य संबंधों को भी मनुष्य के केंद्र में रख करके देखती है, सिर्फ मनुष्य को ही नहीं देखती, मनुष्य की परिस्थितियों और उसके दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को भी ध्यान में रखती है। तो ये जो है केंद्रीय स्थान को स्वीकार करती है, ये गलत हो जाएगा, इसको असत्य है। मनुष्य की चेतना भी स्थिर तथा निश्चित होती है। पूरे उत्तर आधुनिकता जो है आज स्थिरता और निश्चित, कोई भी विचार आइडिया निश्चित है, दृढ़ है, वही सही है, पूरी मुहिम ही इसी के खिलाफ है। इसलिए यह भी जो है उत्तर आधुनिकता के संबंध में यह असत्य है। तीसरा, यह पाठ को निश्चित शक्ति नहीं देती। कोई भी पाठ है उसके संदर्भों से ग्रहण किया जाता है, न कि केवल पाठ को ही जो है शक्ति पावरफुल माना जाता है। यह पाठ को एक निश्चित शक्ति नहीं देती है, बल्कि किसी पाठ को दूसरे तरह के संदर्भों से जोड़ करके जो है उसको शक्ति प्रदान करती है। तो यह शक्ति नहीं देने के बजाय शक्ति देती है। तो ये भी एक जो है क्वेश्चन हट जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो किसी पाठ को, जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसको निश्चित शक्ति नहीं देती बल्कि निश्चित शक्ति देती है, यानी कि उसमें अर्थ व्यंजित कराती है, उसके संदर्भों को तलाशती है, उसकी नई व्याख्या प्रस्तुत करती है। तो वो जो है निश्चित अर्थ जरूर देती है, एक उसको फिक्स करती है। तो ये हो गया। तो हमारा ए और बी कहाँ है, ये है पहला क्वेश्चन, इसका सही हो जाएगा। और यही क्वेश्चन नेट का जो आंसर की है उसमें भी यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए और बी इसका सत्य है, यही आंसर है। दूसरा, फिर से असर्शन और रीजन का सवाल आ गया। दिया हुआ है असर्शन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है: स्वतंत्रता, समता और भातृभाव। मैंने उनका अनुसरण अपने शिक्षक बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है। वो अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को अपना गुरु मानते हैं।
पहला बुद्ध को गुरु मानते हैं, दूसरा कबीर को गुरु मानते हैं, तीसरा ज्योतिबा फूले को गुरु मानते हैं। तो तीन व्यक्तियों को अपना गुरु मानते हैं। तो अपनी शिक्षा बुद्ध की शिक्षाओं से गुरु मानते हैं, इसलिए उनकी शिक्षाओं पर उनका प्रभाव दिखाई देता है अंबेडकर का, जो कि वो है। अब ये तो हुई उनकी स्थापना। अब उन्होंने रीजन क्या दिया? अंबेडकर की मान्यताएं वास्तव में पश्चिमी क्रांति पर आधारित हैं। ये देखिए, तो स्थापना क्या की जा रही है? स्वतंत्रता, समता, भातृत्व, उस अनुसरण शिक्षक बुद्ध से किया है। बुद्ध कौन है? भारतीय दार्शनिक हैं। भारतीय दार्शनिक हैं, यानी कि उनकी शिक्षाओं का किस पर? अंबेडकर प्रभाव है। लेकिन कारण क्या बता रहा है कि वास्तव में पश्चिमी क्रांति पर आधारित बताया जा रहा है, यानी कि कारण जो है उसको सुष्ट नहीं कर रहा है। अगर कारण उसको संतुष्ट करता, सेटिस्फाई करता, संगत रहता तो ये सही हो जाता, तो ये नहीं हुआ है। चूंकि ए और आर दोनों सत्य है, ये सत्य है, लेकिन चूंकि पश्चिमी क्रांति पर आधारित है, ये जो है सत्य नहीं है, भारतीय दर्शन पर नहीं। जबकि ऊपर लिखा हुआ है कि बुद्ध की शिक्षाओं से भारतीय दर्शन, बुद्ध दर्शन भी तो भारतीय दर्शन में आता है, तो भारतीय दर्शन पर नहीं है उनकी, अंबेडकर की मान्यताएं। तो वो जो है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में जो है वो हो जा रहा है, असत्य हो जा रहा है। इसलिए इसकी दूसरी भी जो है, ए सत्य और आर सही व्याख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा इसमें। तो ये संपुष्ट नहीं कर रहा है, तो तुरंत दूसरा सही हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि दूसरा तब सही होगा जब दूसरा उसका रीजन हो, सही व्याख्या नहीं हो, लेकिन दूसरा सत्य हो, जबकि दूसरा सत्य ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पहला अभिकथन सत्य है और रीजन असत्य है, ये तीसरा आंसर यहां पर सही हो जाएगा। अंबेडकर ने स्थापना दिया, बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण किया है, तो ये सत्य है। लेकिन अंबेडकर की मानता है पश्चिमी क्रांति पर आधारित है, ऐसा नहीं है कि वैसा होता तो बुद्ध के दर्शन, तो ये असत्य हो गया, ये असत्य कथन है, असत्य कारण है। इसलिए सत्य है लेकिन कारण इसका असत्य है, भारतीय दर्शन नहीं, जबकि बुद्ध खुद भारतीय दार्शनिक हैं। तो इसलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक सवाल ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि इस सवाल में डॉक्टर सॉमरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना निम्न में से किस सिद्धांत पर की है? यह सवाल अभी हम लोगों की तरफ से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सॉमरसेट के जो सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, यह किताब का सोर्स अभी तक वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। पर्सनली हमारे तरफ से जितने भी सोर्स उपलब्ध हैं, उसमें सोर्स में ये मैच नहीं कर रहा है। डॉक्टर सॉमरसेट का जो सैडनेस इज एक्सपीरियंस ट्रेजेडी है, वो की जो किताब है, उसमें एक्सपीरियंस के पात्रों की आलोचना निम्न में किस सिद्धांत पे की गई है? अभी 4 सिद्धांत आपके सामने हैं। एनटीए ने जो टेंटेटिव क्वेश्चन लिस्ट जारी किया है, उसके हिसाब से जो सॉमरसेट के सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, उसकी व्याख्या, पात्रों की आलोचना, वो मनोविश्लेषणवादी आधार पर की गई है। लेकिन हमारे तरफ से यह क्वेश्चन अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया है, तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं अभी, जब तक क्योंकि सॉमरसेट के आइडिया और सिद्धांत पर जो अध्ययन अभी होना चाहिए, या जो हमें हमारे पास मेरा रिसर्च हम लोग किए, उसके हिसाब से हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो इस क्वेश्चन पे हमारा दावा नहीं है। लेकिन तब तक अगर आप भरोसा कर सकते हैं तो मनोविश्लेषणवादी नजरिए से, सिद्धांत के नजरिए से सॉमरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियर, क्योंकि सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किताब का भी रेफरेंस बहुत ही गड्ढमड मिल रहा है, कई उसका रेफरेंस बहुत प्रमाणिक नहीं है, और जब तक प्रमाणिक रेफरेंस नहीं होगा हम दावे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी प्रामाणिकता प्रूफ करने के लिए चाहिए वो हमारे हिसाब से सफिशियंट नहीं है। इसलिए मनोविश्लेषणवादी इसका आंसर है। लेकिन हम सॉमरसेट के और भी रचनाओं को समझ लेंगे, उनके सिद्धांतों को समझ लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मनोविश्लेषणवादी हैं या फिर वो आदर्शवादी भी हैं या यथार्थवादी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब सॉमरसेट के बारे में चर्चा करनी होगी। फिलहाल तो वो
मनोविश्लेषणवादी नजरिए से उनके पात्रों की व्याख्या की है। तो ये टोटल वैचारिक पृष्ठभूमि से चौथे यूनिट से 5 क्वेश्चन बने हैं और इन 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो विचारधारा वाला सेक्शन है, विचारधारा में आपके गांधीवादी विचारधारा, लोहियावादी विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा, इसके बाद विमर्शों की विचारधारा, इन सारे विचारधाराओं से जो सवाल बनेंगे वो बनते ही हैं। 5 सवाल बने हैं, ये कोई कम सवाल नहीं होते हैं, 5 सवाल बहुत बड़े सवाल होते हैं। इसलिए विचारधारा वाले सेक्शन को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये यूजीसी का 1-2 नंबर, कभी इधर सवाल ज्यादा बन जाते हैं, कभी उससे सवाल जाते हैं। अगर हम लोग एवरेज देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास मोटा बड़ा सिलेबस है और मैक्सिमम चीजें कवर करता है, लेकिन बाकी चीजों में जो सवाल पूछे गए हैं वो एवरेज हैं। वो कभी 7 सवाल किसी से 9 सवाल, किसी से 10 सवाल, किसी से 8 सवाल, तो ये एवरेज सवाल है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि से 5 सवाल बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जो एक विश्लेषण हमने प्रस्तुत किया है आप लोगों को समझ में आया होगा। विश्लेषण करने का तकनीकी और मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और आपके सुझाव हमारे इस प्रयास को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे और हमारे इस मेहनत को और ज़्यादा प्रेरित करेंगे कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा रिसर्च करके आएं और आपको सारी जानकारी प्रामाणिक तथ्यों और जो है प्रामाणिक जानकारियों के साथ विथ वेरीफाइड सोर्स एंड ऑथेंटिक प्राइमरी रिसोर्स के साथ प्रस्तुत कर सकें। तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि से है। अगला वीडियो जो 5वें खंड का कविता वाला है कि कविता से कितने सवाल बने हैं, उसके लिए आप हमारे ऐप पर और हमारे वेबसाइट पर पास क्लासेस पर आप यूट्यूब पर डालेंगे, वहां पर मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे जरिए हमारे दूसरे तरह के वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। शुक्रिया।